साल 2013 प्रयागराज महाकुंभ मेला। लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे। ये उस समय धार्मिक सम्मेलन का सबसे बड़ा समूह था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। और अब 2025 का कुंभ मेला इतिहास में सबसे बड़ा धार्मिक कुंभ मेला का केंद्र बनने जा रहा है, जहां 40 करोड़ तक के श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन कुंभ मेला इतना खास क्यों है? ये हर 12 साल में ही क्यों होता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से श्रद्धालु संत इसमें हिस्सा लेते हैं? सबसे पहले किन साधुओं को शाही स्नान का अधिकार मिलता है? आज हम जानेंगे प्रयागराज कुंभ मेले के इतिहास के बारे में, जिसमें उसकी उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो चलिए चलते हैं इन अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब उस समय मंथन के दौरान एक अमृत कलश निकला और अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आकाश मार्ग से यात्रा करने लग गए और इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पे गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और इसी स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये माना जाता है कि इस पवित्र स्थल पर अमृत की बूंदें गिरने से नदियों में दिव्य शक्ति आ गई और माना गया कि इस पवित्र नदी में नहाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ शब्द का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में घड़ा, कलश या पात्र होता है। इसका अर्थ वेदों में जल को धारण करने वाले पात्र या फिर अमृत के अमृतत्व से जुड़ी पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्रयागराज में स्नान का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के परिशिष्ट में मिलता है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये स्थल और यहाँ का स्नान उत्सव वैदिक काल से ही पवित्र माना जाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी प्रयागराज का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी प्रयागराज में स्नान का उल्लेख मिलता है। इसे प्रायश्चित और पापों से मुक्ति का एक मार्ग समझा गया है। हालांकि कुंभ मेले के सटीक उम्र को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध यात्री हुइनसांग ने सम्राट हर्षवर्धन और उनकी राजधानी प्रयाग का उल्लेख किया था। उन्होंने इसे एक पवित्र हिंदू नगरी बताया था। यहाँ सैकड़ों देव मंदिर और बौद्ध स्थान भी स्थित है। उन्होंने नदी संगम में बहुत सारे हिंदू अनुष्ठानों का भी वर्णन किया है। विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि 644 ईस्वी में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का सबसे पुराना ऐतिहासिक संदर्भ माना जाता है। प्रयाग के महत्व का वर्णन प्रयाग महात्म्य में मिलता है, जो प्रथम सहस्त्र शताब्दी के अंत में लिखे गए थे। इन पुराण शैली के ग्रंथों में प्रयागराज को एक ऐसा स्थान बताया गया है जो श्रद्धालुओं, पुजारियों, व्यापारियों, भिक्षुकों और मार्गदर्शकों से भरा रहता था। संगम के किनारे का वातावरण यात्रियों की गतिविधियों से भरा रहता था। वहीं मत्स्य पुराण में प्रयागराज के नदी संगम को बहुत विस्तार तरीके से वर्णन किया गया है। 16वीं शताब्दी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी प्रयागराज के वार्षिक मेले का उल्लेख मिलता है। हरिद्वार कुंभ मेले का प्रारंभिक केंद्र। ऐसा माना जाता है कि हरिद्वार का कुंभ मेला ही प्रारंभिक कुंभ मेला था। इसका कारण ये है कि इसका आयोजन कुंभ राशि के ज्योतिषीय चक्र के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार कुंभ मेले का वार्षिक
12 वर्षीय कुंभ मेले का चक्र प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेखित है। प्रयागराज की तरह ही नासिक और उज्जैन में भी स्नान की प्राचीन परंपरा रही है। हालांकि इन मेलों को प्राचीन काल में सिंहस्थ मेला कहा जाता था। उज्जैन का कुंभ मेला 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मराठा शासक राणोजी शिंदे ने नासिक के सन्यासी को उज्जैन में एक स्थानीय पर्व में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रयागराज की तरह ही नासिक उज्जैन के पुजारियों ने अपने पूर्व स्थित माघ मेलों को कुंभ स्थित परंपरा से जोड़ दिया। इस महापर्व का श्रेय पारंपरिक रूप से 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मठों यानी कि मठ व्यवस्था की स्थापना की और दार्शनिक चर्चा और बहसों के लिए सभाओं की नींव रखी, जो कुंभ मेले के आयोजन का एक अहम हिस्सा था। भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह छोटे पैमानों पर तीर्थ यात्रा और स्नान उत्सव आयोजित किया जाता है, जिन्हें माघ मेला, मकर मेला और अन्य मेले के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल आता है कि कुंभ मेले की तारीख का डिसीजन कैसे लिया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन का निर्णय कुछ खास ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय चक्र, खगोलीय गणना और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। इसके पीछे भी अमृत कलश की ही कहानी है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हो रही थी, तब उस समय सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवों ने इसकी रक्षा की थी। इसलिए जब वर्तमान राशियों पर यही रक्षा करने वाले ग्रह आते हैं तो कुंभ का योग बनता है। यानी कि जिस साल जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों का संयोग होता है, तो उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है और यह योग हर 12 साल में बनता है। और ये बात विष्णु पुराण में भी बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है। कहा जाता है कि ग्रहों का ऐसा योग नदी के जल को औषधि के जैसा बना देता है और इस अंतराल में नदी में नहाने से शरीर के साथ साथ अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। कुंभ स्नान की शुरुआत एक शाही स्नान से होती है, जिसमें विभिन्न संप्रदाय और 13 अखाड़े के स्पिरिचुअल लीडर जैसे नागा साधु, सिद्धि प्राप्त गुरु नदी में नहाकर मेले की शुरुआत करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। आज हमने जाना कि महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है। इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना गलत होगा, क्योंकि इस मेले में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग स्नान करने आते हैं। कुंभ में भेदभाव नहीं होता, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से संबंध रखता हो। यहाँ कोई भी आता है वो इसी मकसद से आता है कि स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति मिले। कुंभ भारत की संस्कृति धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट को बयां करता है। यह ये बताता है कि कैसे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक श्रद्धालु है और कुछ नहीं। कुंभ मेला असल में ये दिखाता है कि भारत प्राउडली मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल देश है और यही बात इसे इंटरनेशनल लेवल में भी खास बनाती है। इसी वजह से भी कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है, जो भारत की कल्चरल डेवलपमेंट का भी हिस्सा बन गया है। बस यही कारण है कि कुंभ के मेले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।